हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो लास्ट टाइम हमने हमारे क्वेश्चन नंबर 42 तक डिस्कस कर लिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 43 से कंटिन्यू करते हैं। आज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक इज अ फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड पीस ऑफ सॉफ्टवेयर सुटेबल फॉर सच टास्क एज अ फोटो रीटचिंग, इमेज कंपोजिशन एंड इमेज ऑथराइजिंग। यहाँ पे बात करिए कि एक मुफ्त उपलब्ध सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, फोटो रिचिंग, साथ में इमेज कंपोजिशन और साथ में इमेज को क्या करता है, ऑथरिंग जैसे जो डिफरेंट डिफरेंट टास्क होते हैं या फिर कार्य होते हैं उनको, उनमें क्या हम क्या करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारे पास? तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये बेसिकली किसकी बात करिए, क्योंकि जब भी यहाँ पे मेंशन किया था एक चीज़ कौन सी, एक हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है जो हम फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट है मतलब वो किस टाइप का सॉफ्टवेयर होगा सर? वो हमारे पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होगा। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एज पर ऑप्शन हम देखें तो एक ही है यहाँ पे, वो कौन सा आ जाता है, जिम्प। अब जिम्प की क्या क्या पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं? सबसे पहले पूछा जाता है कि जो हमारे पास जिम्प है ये कौन से बेसिकली प्रोजेक्ट के अंदर आता है। तो इसको बोलते हैं हम, जब भी हम जीएनयू के बारे में पढ़ते हैं जहाँ पे हम बेसिकली उस लाइसेंस की बात करते हैं, मतलब हमारे पास ऐसे लाइसेंस भी होते हैं, जब हम उस लाइसेंस के अंदर अपना कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च करते हैं तो वहाँ पे हम ऑथराइज करते हैं किसी भी यूज़र को कि वो हमारे सॉफ्टवेयर को फ्रीली वो यूज़ कर सकता है, उसको फ्रीली मॉडिफाई कर सकता है। मतलब सारी हम क्या करते हैं, उसको परमिशन देते हैं अपने एंड से। तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं, तभी हम उसको क्या बोलते हैं, उन सॉफ्टवेयर को हम फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं, कि हम उसको फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं और उनको कोई भी यूज़र है अपने बिहाफ पे चेंज कर सकता है एज पर इज रिक्वायरमेंट। तो जिम पे भी किसका एग्जाम्पल आ जाता है हमारे पास, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल आ जाता है। अब जिम की फुल फॉर्म पूछी जाती है तो इसको आप नोट कर लेंगे। इसको हम बोलते हैं, देखो जी स्टैंड फॉर आता है हमारे पास जीएनयू, है ना। जीएनयू को हम बोलते हैं बेसिकली, ये एक हमारे पास से संस्था है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जी की काफ़ी बार फुल फॉर्म पूछी जाती है ना। जी स्टैंड फॉर जीपीएल, जनरल पब्लिक लाइसेंस। के बाद जी की फुल फॉर्म भी अलग से पूछी जाती है। जीएनयू में ना जो जी होता है इसको हम बोल देते हैं जनरल पब्लिक लाइसेंस। ओके, इसको आप लिख लेना, जनरल पब्लिक लाइसेंस हम इसको बोल देते हैं, जीएनयू का जो जी होता है। बाकी देखो जीएनयू जो जिम पैस की फुल फॉर्म आती है, जी से जीएनयू, आई से आ जाता है इमेज, एम से आ जाता है आपके पास मैनिपुलेशन, और पी से आपका क्या बन जाएगा, प्रोग्राम। तो आपने याद रखना है, कल को आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारे पास जिम्प है वो कौन से पब्लिक लाइसेंस के अंडर है, तो आप बोलेंगे कि सर वो जीएनयू पब्लिक लाइसेंस के अंदर है। और जीएनयू का मतलब क्या होता है, जी स्टैंड फॉर बेसिकली जनरल पब्लिक लाइसेंस। जो हम अपना लाइसेंस दे रहे हैं वो क्या होगा, एक तरीके से पब्लिकली हम उसको ईजिली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बाकी देखो ऑब्वियसली जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से हम बेसिकली अलग अलग काम कर सकते हैं। जैसे हम फोटो को रीटचिंग करने का काम कर सकते हैं, इमेज में कंपोजिशन ऐड कर सकते हैं। मतलब मुझे कोई कलर, मान लेते हैं कोई कलर ग्रीन था पर मुझे क्या चाहिए, वो कलर थोड़ा येलोइश चाहिए, तो हम वैसे कर सकते हैं, कंपोजिशन ऑफ कलर्स ऐड कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक फ्री टूल होता है। बाकी तो हम सभी को पता है एडोब फोटोशॉप भी हम यूज़ करते हैं, पर एडोब क्या होता है हमारे पास, एक तरीके से पेड सॉफ्टवेयर होता है। तो पेड का ही एक ओपन सोर्स बोल सकते हैं, फिर अल्टरनेटिव बोल सकते हैं, जिसको आप फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। वो हमारे पास कौन बन जाता है, जिम बन जाता है। तो ये दो तीन पॉइंट आ जाते हैं जीएनयू के या फिर जिम्प के। जिम की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट बन जाती है। सेकंड पूछा जाता है कि ये क्या हमारे पास, एक तो आपने ये नोट करना है, ये हमारे पास क्या है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इसको पूरा लिख लेना। एस स्टैंड फॉर फ्री एंड ओ स्टैंड फॉर आपका क्या बन जाता है, ओपन। ठीक है, ओपन सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, तो ये कुछ पॉइंट आ जाते हैं, या फिर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोल देते हैं इसको, है ना। सिस्टम नहीं लो, इसको अपना सोर्स लिखो। ठीक है, क्योंकि सिस्टम की बात नहीं है यहाँ पे, हम सोर्स की बात कर रहे हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की कैटेगरी अंदर कौन आ जाता है, हमारे पास जिम्प आ जाता है। बाकी याद रखना है कि हमारे पास जो जिम्प होता है ये किसके ऊपर काम करता है, ये भी हमारे पास रास्टर ग्राफिक के अंदर काम करता है। जैसे मैंने आपको क्या बताया, मैंने बस आपको डिफरेंस बताया किस चीज़ का। मैंने बात करी एक जिम्प की, एक मैंने बात करी जिम्प की, दूसरी मैंने बात की माइक्रो एडोब फोटोशॉप की। देखो ये दोनों की दोनों क्या है तो एक जैसे ही काम करते हैं। पर ये वाला क्या है हमारे पास, जिम्प हमारे पास फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। वहीं एडोब हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको मुझे क्या अगर यूज़ करना होगा तो उससे मुझे क्या देना पड़ेगा, उसके लिए उसका लाइसेंस वगैरह मुझे लेना पड़ेगा, या फिर उसके लिए मुझे पेमेंट देनी पड़ेगी, फीस देनी पड़ेगी। सिंपल बोलने का मतलब है, काम दोनों सेम ही करते हैं। और एडोब भी रास्टर इमेजेस के ऊपर काम करता है,
और जो हमारे पास जिम्प है वो भी हमारे पास रास्टर इमेजेस के ऊपर काम करता है ना। हमने बेसिकली डिफरेंस भी देखा था रास्टर और जो वेक्टर इमेजेस होते हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो रास्टर इमेजेस वो होती हैं जिनको आप एक्चुअल में क्लिक करते हो, या फिर जो रियल इमेजेस होती हैं, सिंपल बोलूँ, जैसे आप अपने मोबाइल में अपनी फ़ोटो खींचते हो ना, जैसे आप अपने मोबाइल में अपनी फ़ोटो खींचते हो, तो आपकी फ़ोटो भी किस टाइप की कैटेगरी के अंदर आती है, वो रास्टर इमेज की कैटेगरी के अंदर आती है ना। तो ये कुछ इमेजेस होती हैं, इनको आपने अंडरस्टैंड करना होता है। बाकी देखो, अगर इससे मिलते-जुलते हम थोड़े क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर मैं वही चीज़ बोल दूँ कि अगर विंडो 10 में या फिर विंडो 11 में मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जो एक तो फ्री होगा और ओपन सोर्स होगा, और बेसिकली हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो ना एडोब प्रीमियम का अल्टरनेटिव होगा, है ना। एडोब प्रीमियम मतलब मैं एडोब फोटोशॉप की बात कर रहा हूँ, या फिर प्रीमियम भी एक हमारे पास सॉफ्टवेयर, तो उसका अल्टरनेटिव होगा। तब भी क्या राइट आंसर हो जाएगा, तब भी जिम्प हो जाएगा, क्योंकि हमें सर अल्टरनेटिव चाहिए ना, किसी का फ्री वर्जन चाहिए। अच्छा, मैं अब ये पूछूं आपसे कि जो हमारे पास जीएनयू होता है, जो हम जिम्प में बोल रहे हैं, है ना, जो मैं आपको यहाँ पे बार बार बोल रहा था ना जीएनयू, इसी के बारे में बोल दूं आपको कि जीएनयू की फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि जी तो मैंने आपको बता दिया, जी स्टैंड फॉर जनरल पब्लिक लाइसेंस, काफ़ी बार पूछा आता है। बाकी जीएनयू की फुल फॉर्म क्या होती है, तो जीएनयू की फुल फॉर्म ये होती है जीएनयूज, और एन से देखो, जी स्टैंड फॉर जीएनयूज, ये आपने याद रखना है। एन से आपका क्या बन जाएगा, नॉट, यू से आपका बन जाएगा यूनिक्स, ठीक है। एन से आपका बन जाएगा नोट और यू से बन जाएगा यूनिक्स। तो जीएनयू का मतलब क्या आता है, जीएनयूज नॉट यूनिक्स। ओके, मतलब क्या आता है, जैसे यूनिक्स भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही था, जिसको किसने बनाया था, केन थॉम्पसन ने बनाया था विद द हेल्प ऑफ डेनिस एमरिची। उसकी जो लैंग्वेज थी, सी लैंग्वेज थी, उसकी हेल्प से हमने पढ़ा हुआ है कि हमने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। पर यहाँ पे क्लैरिफाई ये कर दिया गया है, क्योंकि यूनिक्स ऐसे समझते हैं कि ये फ्री एंड ओपन सोर्स है, पर जब भी बात की जाती है यूनिक्स की, तो यूनिक्स के लिए भी समटाइम हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, अगर उसको यूटिलाइज करना है या फिर उसको यूज़ करना है। पर जो सॉफ्टवेयर हैं जो जीएनयू के अंदर लाइसेंस्ड हुए हैं, उनके लिए आपको कभी भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ना तो उनका लाइसेंस लेने की ज़रूरत है। तभी हम इसको बोलते हैं जीएनयू नॉट यूनिक्स, है ना, कि जीएनयू के यूनिक्स नहीं है। ओके, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो उनको भी आपने अंडरस्टैंड करना है। तो जीएनयू का मतलब क्या है कि हम जो हमारे अंडर जो भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे या फिर जो भी सॉफ्टवेयर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो पब्लिकली अवेलेबल होंगे सभी के लिए, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मतलब होता है इसका। बाकी अगर सिंपल मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि ऐसा कौन सा टूल है, अगर मुझे किसी भी फोटो का सॉलिड बैकग्राउंड कलर बेसिकली मुझे क्या करना है, रिमूव करना है ना, तो किसका मैं यूज़ करूँगा। ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस कराया हुआ है, क्योंकि मैंने आपको पहले ये बताया था कि जब भी हम कोई भी इमेज सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं ना, तो ये एक टूल है जो काफ़ी बार पूछा आता है, क्योंकि एडोब का भी इंपॉर्टेंट है और जिम्प में भी ये आ जाता है। इस टूल का नाम आता है हमारे पास मैजिक वैंड टूल, है ना। मैजिक वैन टूल याद करो, मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया हुआ है कि मैजिक वैन टूल क्या होता है, जिसके बारे में काफ़ी पूछा आता है कि एक ऐसा टूल है जो क्या करता है, रिमूव कर सकता है। रिमूव क्या कर सकता है, कोई भी सॉलिड बैकग्राउंड। मैंने लास्ट टाइम आपको जब बताया था, मैंने ये चीज़ सब बताई थी कि अगर आपको कोई इमेज में कोई, अगर आपको कलर, पर्टिकुलर कलर सेलेक्ट करना है, मान लेते हैं ये पूरा पूरा रेड है, और आपको इस रेड को पूरे को सिलेक्ट करना है ना, तो इसको सिलेक्ट करने के लिए हम कौन सा टूल यूज़ करते हैं, मैजिक वैन टूल। अब देखो, कुछ नहीं है, क्वेश्चन सेम है, बस मैंने घुमा के पूछ लिया। मैंने सिंपल आपको बोला ऐसा कौन सा टूल है जो क्या करता है, सॉलिड हमारे पास जो बैक कलर होता है, या फिर सिंपल मैं बोलूँ कि बैकग्राउंड होते हैं हमारे पास। ओके, तो जो मेरे पास सॉलिड बैकग्राउंड है, अगर मुझे क्या करना है, उसको रिमूव करना है हमारी फ़ोटो से, ठीक है, कहाँ से रिमूव करना है, हमारी इमेज से या फिर फ़ोटो से, तो उसके लिए हम कौन से टूल का यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम मैजिक वैन टूल का यूज़ करेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, क्वेश्चन वही है, बस आपको मैंने घुमा के पूछ लिया, बस आपको अंडरस्टैंड करना है कि उस टूल का मतलब क्या होता है। जिसने पहले नोट किया होगा कि हम क्या करते हैं, इससे कोई पर्टिकुलर कलर सेलेक्ट करते हैं, ये तो आपने नोट कर लिया, पर अब आपका क्या आ जाएगा, थोड़ा आपकी बोलते हैं ना कि बुद्धिमत्ता लगाई जाती है, जहाँ पे जिस चीज़ से हम किसी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली सिलेक्शन के बाद हम क्या कर सकते हैं, मान लो तो मैंने कोई चीज़ सेलेक्ट कर ली, तो सिलेक्ट करने के बाद मैं उसको डिलीट भी कर सकता हूँ ना, डिलीट कर सकता हूँ, या तो उसको चेंज कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ तो मैं ऑटोमेटिकली कर ही सकता हूँ, जब मैं किसी चीज़ को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ ना, तो उसको मैं डिलीट भी कर पाऊंगा, उसको मैं एडिट भी कर पाऊंगा, उसको मैं चेंज भी कर पाऊंगा, सारी चीज़ें मैं कर पाऊंगा। तो आपने याद रखना है मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, मैजिक वैन टूल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं सिंपल बात करूँ एक और, मतलब जैसे ये तो आ गया, चलो जिम्प और एडोब तो आ गया हमारे पास किसके, रास्टर के। ये दोनों रास्टर के ऊपर काम करते हैं। पर जब हम वेक्टर की बात कर लेते हैं, तो वेक्टर के लिए मैंने आपको एक बताया था कि हमारे पास एक फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है,
ठीक है। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वेक्टर का, उसका नाम क्या है? उसका नाम आपने याद रखना है, काफ़ी बार पूछा गया है उनको। उसका नाम है इंक स्पेस। ओके। और वेक्टर इमेजेस होती क्या है, जिसको हम बोल देते हैं जो मैथमेटिकल मॉडल के ऊपर काम करती हैं। मैथमेटिकल मॉडल के ऊपर काम करती है। मतलब आप ऐसे समझना है, जैसे कोई भी ऐसी फोटो दिखती है जिसको आप जितना मर्जी जूम कर लो, वो कभी भी फटेगी नहीं। जैसे हम देखते हैं ना हमारी नॉर्मल फोटोज होती हैं, उसको हम जैसे जूम करते हैं तो वो हमें पिक्सल की फॉर्म में दिखना स्टार्ट हो जाती है, मतलब फोटो फटना स्टार्ट हो जाती है। पर वेक्टर इमेजेस क्या होती हैं, वो मैथमेटिकल मॉडल के ऊपर काम करती है। मतलब आप जितना जूम करते रहोगे उतनी वो अपनी वैल्यू बढ़ाती रहेगी, और आपको कभी भी वो फटी इमेज नहीं दिखेगी। तभी जो बड़े बड़े बैनर्स होते हैं ना, या फिर जो बड़े बड़े जो आप देखते हो टेम्पलेट्स वगैरह, वो कौन से बेसिकली इसके थ्रू मतलब तैयार किए जाते हैं, वो वेक्टर ग्राफी के थ्रू ही वो तैयार किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली मेरी यूज़ होती है, तो आपको अंडरस्टैंड करनी है। बाकी ये सारी चीज़ें मैं आपको बता ही दिया कि एम एस ऑफिस, जैसे एम एस पेंट आ गया। एम एस पेंट भी हमारे पास किसका एग्जाम्पल है? अगर बात करें ना, सिमिलर क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, जैसे एम एस पेंट आता है, आपको पता है एम एस पेंट किसका है? ओबियसली सर माइक्रोसॉफ्ट का है। तो माइक्रोसॉफ्ट का है, तो ये भी बेसिकली किस टाइप की इमेजेस को बनाने के में हेल्प होता है? तो ये भी सर हमारा रास्टर इमेज अगर मुझे बनानी होगी, ड्रॉ करनी होगी, तब हम किसका यूज़ करते हैं? एम एस पेंट का यूज़ करते हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ, हमारे पास ऐसा कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम 3D मॉडलिंग करते हैं? जैसे आप देखते हो ना यूट्यूब पे आजकल काफ़ी मतलब वो चलते हैं, वीडियोस चलती हैं, जहाँ पे कार्टून की वे में या फिर अलग अलग वे में आपको दिखाया जाता है कि कैसे कोई इंसिडेंट हो रहा है या फिर कैसी कोई चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही है। तो वो सारी कैसी होती हैं? वो सारी क्या होते हैं? 3D मॉडल्स होते हैं। तो अगर आपको अपना 3D मॉडल बनाना होगा, तो उसको बनाने के लिए आपको कोई तो सॉफ्टवेयर चाहिए होगा ना। एक तो पैसे दे के लिए यूज़ करने वाला होता है, एक होता है फ्री वाला। तो फ्री वाला कौन सा है? वो काफ़ी पॉपुलर है, इसको नोट कर सकते हैं। हमारे पास क्या होता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, या फिर फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। उसका नाम क्या है? बेसिकली ब्लेंडर। तो ब्लेंडर इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से हम कोई भी 3D मॉडल है उसको हम डिज़ाइन करते हैं और बेसिकली हम ड्रॉ करते हैं, सिंपली बोल सकता हूँ। और इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? जहाँ पे हमें एनिमेशन वगैरह करनी होती है ना। जैसे आप देखते हैं ना कार्टून मूवीज़ वगैरह होती हैं, फिर कुछ कार्टून्स होते हैं, अगर उनमें एनिमेशंस करवानी है तो हमें अलग अलग कार्टून्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, फिर अपना कार्टून मॉडल तैयार करना पड़ेगा। तो जो मॉडल तैयार करते हैं, तो मॉडल तैयार करने के ब्लेंडर सॉफ्टवेयर का हम यूज़ करते हैं। अच्छा, सिंपल मैं बात करूँ कि मैं बार बार एक चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, है ना, फ्री एंड ओपन सोर्स। एक और टर्म आती है, उसको बोलते हैं फ्रीवेयर। एक टर्म आती है फ्रीवेयर, क्योंकि ना सारी ना जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, लाइसेंस होते हैं, उसमें ये टर्में पूछी जाती हैं। क्योंकि फ्रीवेयर और फ्री में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, पर बच्चे कन्फ्यूज इसमें होते हैं कि फ्री और फ्रीवेयर में है क्या सर। नाम तो एक जैसा ही है, तो दोनों फ्री होंगे, पर ये दोनों एक जैसे नहीं होते हैं। देखो, फ्रीवेयर का मतलब होता है कि आप सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो फ्री। ओके। पर उसके सोर्स कोड को कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो ना? जैसे मान लेते हैं कि मैंने क्या किया, मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर था, मान लेते हैं मेरे पास एक्स नाम का सॉफ्टवेयर था, और आपने मुझसे बोला कि सर हमें वो सॉफ्टवेयर दे दो, हमें उस सॉफ्टवेयर के थ्रू अपना काम करना है ना। तो मैंने क्या किया, आपको उसको शेयर कर दिया। इस टाइम पे मैंने क्या किया, मैंने किसका यूज़ किया कि मैंने बोला कि जो मेरा सॉफ्टवेयर था मैंने उसको रखा था फ्रीवेयर लाइसेंस के अंदर, या फिर जिस भी कंपनी से मैंने बनवाया था, तो उनको मैंने बोला था कि ये मुझे उस लाइसेंस के अंदर चाहिए जहाँ पे मैं बच्चों को उसको ईजिली शेयर कर पाऊँ और मेरे पर कोई भी लीगल एक्शन ना हो पाए। तो जो इस टाइप का सॉफ्टवेयर कंपनी ने मुझे बना के दिया, तो उन्होंने कौन सा लाइसेंस लिया होगा? उन्होंने लाइसेंस लिया होगा फ्रीवेयर का, कि जो भी यूज़र है वो आगे किसी को भी उसको दे सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। पर इसमें कंडीशन क्या रहती है? इसमें कंडीशन रहती है कि जो सोर्स कोड है वो कभी भी क्या होता है? ओपन नहीं होता है, ठीक है? या फिर बोल सकता हूँ कि नॉट अवेलेबल। नॉट अवेलेबल, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि कंपनी ने अगर मुझे भी दिया है, तो वो उसका कोड क्या कैसे लिखा है, कैसे उसको बनाया गया है, वो सारी चीज़ें मैं भी नहीं देख सकता हूँ, है ना। तो वही उस लाइसेंस का मतलब होता है कि आप किसी को दे तो सकते हो फ्रीली, पर जो उसका एक्चुअल में कोडिंग की गई है उसको आप कभी बदल नहीं सकते हो। पर वहीं जो आपके पास फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, इसमें क्या होता है? इसमें आपको कोड भी दे दिया जाता है, अपनी मर्जी से आप बदलो, अपनी मर्जी से जो करना आप करो, मतलब फ्री हो आप सभी चीज़ों के लिए। पर फ्रीवेयर में ऐसे नहीं होता है, तो बस आप इतना नोट कर सकते हो। ये हमारे पास एक ऐसी सॉफ्टवेयर की डिस्ट्रीब्यूशन होती है जहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल लिख लेना, फ्री ऑफ, जो क्या होती है? फ्री ऑफ चार्ज होती है ना, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ चार्ज। बाकी छोटा नोट कर लेना कि जो सोर्स कोड होता है वो नॉट अवेलेबल, है ना, ये लिख लेना, सोर्स कोड इज़ नॉट अवेलेबल। ये साथ में ज़रूर ऐड करना, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो फ्री और फ्री वेयर को अलग करती है। ठीक है, फ्री वेयर मतलब फ्री वाले में तो आप सब कुछ फ्री दे रहे हो,
तो फ्रीवेयर में आप उसको शेयर तो कर सकते हो, पर आप उसके सोर्स कोड को कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो, ये मतलब होता है दोनों का। अच्छा, आप सभी ने कभी ना कभी एक मतलब वीडियो प्लेयर यूज़ किया होगा। उसके भी काफ़ी पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे, आजकल तो नहीं पूछे जाते हैं, पर काफ़ी पहले उसके काफ़ी क्वेश्चन आते थे। एक हमारे पास आता है वीएलसी। तो वीएलसी किसका एग्जाम्पल है? ऑब्वियसली सर वीएलसी भी किसका एग्जाम्पल होगा, क्योंकि उसको हम किसी को भी दे रहे हैं, है ना, कुछ जो भी चीज़ें हम उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, उसके कोड को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये भी किस टाइप का एग्जाम्पल आता है हमारे पास? ओपन सोर्स। अब ओपन सोर्स तो है, पर वीएलसी है क्या? ये हमारे पास एक मीडिया प्लेयर है, जहाँ पे आप मूवीज़ वगैरह देखते हो ना, तो बेसिकली वीएलसी के द्वारा। तो ये भी छोटे पॉइंट्स आते हैं पर इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। बाकी देखो जिम्प आ गया, वो मैंने बता दिया। बाकी देखो जिम्प की जो बेसिकली पूछा आता है कि अगर हम जिम्प को ओपन कर सकते हैं फोटोशॉप में, है ना जी। बेसिकली मान लेते हैं कि मैंने अपनी कोई फाइल बनाई, जिम्प की मैंने अपनी कोई फाइल बनाई, और उसको मैंने क्या कर दिया, मैंने उसको सेव एज कर दिया। कैसे? डॉट पी डी एस। ओके, और सॉरी मैं उल्टा बोलता हूँ, डॉट पी एस टी होता है ना फोटोशॉप। पी एस से और डी से आएगा डॉक्यूमेंट, ठीक है, पी एस टी हम इसको बोलते हैं। बेसिकली मैंने जिम्प से क्या किया, कोई भी अपनी फोटो एडिट की, एडिट करने के बाद उसको मैंने सेव कर लिया डॉट पी डी एस के नाम से। अब नेक्स्ट टाइम जैसे मैं इसको ओपन करूंगा, तो देखो पी डी एस स्टैंड फॉर फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। अब इसका मतलब है मेरा कंप्यूटर समझ जाएगा कि ये जो पी डी एस की फाइल है ये कहाँ पे खुलेगी, ये फोटोशॉप एप्लीकेशन के अंदर खुलेगी। और फोटोशॉप किसकी एप्लीकेशन है? एडोब फोटोशॉप की एप्लीकेशन है। तो ऐसा नहीं है कि आप जिम्प के थ्रू फोटोशॉप की फाइल नहीं बना सकते, तो आप बना सकते हो। आप सेव एज ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो, है ना। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में यूज़ करते हो ना, उसमें आप वर्ड की फाइल भी सेव कर लेते हो, डॉक की फाइल भी सेव कर लेते हो। अगर मान लेते हो अगर आप डॉक नहीं चाहिए तो आप पीडीएफ की फाइल भी वहाँ से जनरेट कर सकते हो। तो आप अलग अलग फॉर्मेट्स में फाइल अपनी सेव कर सकते हो, बस ये बोलने का मतलब है। अब ये मुझे बताओ कि जो हमारे पास रास्टर इमेजेस होते हैं, जिनको हम बार बार बोल रहे हैं, तो रास्टर इमेजेस हम बनाते किससे हैं? तो रास्टर इमेज हमेशा आपने याद रखना है इसको, जो इसकी जो इमेजेस होती हैं उनको बनाने के लिए, या फिर जो वो मेड होती है, किससे मेड होती है? मेड ऑफ पिक्सल्स। तो छोटे पॉइंट है पर इंपॉर्टेंट है। वहीं जो हमारे पास वेक्टर इमेजेस होती हैं वो हमारे बनते हैं किससे? नोट कर लेना बस, इन्हें छोटे छोटे पॉइंट है पर इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास वेक्टर इमेजेस होती हैं वो बनती है हमारे पास मैथमेटिकल पाथ की हेल्प से। मैथमेटिकल पाथ बोलो या फिर आप कर्व भी बोल सकते हो। इसकी हेल्प से हमारे पास कौन सी इमेजेस बनती हैं? वेक्टर इमेजेस बनती हैं। अच्छा मुझे बताओ, वेक्टर इमेजेस का एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेटेस्ट ही था, कोई पेपर जीओआईटी का, वहाँ पे मैंने देखा था। क्वेश्चन पूछा गया था कोरल ड्रॉ का। कोरल ड्रॉ इज अ टाइप ऑफ, बेसिकली जो कोरल ड्रॉ है वो कौन सी इमेजेस अगर हमें यूटिलाइज करनी है या फिर एडिट करनी है, तो कौन से इमेजेस को बनाने के लिए हम कोरल ड्रॉ का यूज़ करते हैं? तो वो वेक्टर इमेजेस का हम यूज़ करते हैं। ये भी आपने नोट करना है। बाकी देखो और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। बाकी देखो सिंपल मैं बोलूँ कि जो हमारे पास एप्पल का, अगर एप्पल की हमने बात नहीं की यहाँ पे, एप्पल की हम बात कर सकते हैं। क्योंकि हम एप्पल की बात कर लें, क्योंकि सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। अगर हम एप्पल की बात कर लेते हैं कि जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है एप्पल के द्वारा वीडियो एडिट करने के लिए, उसका नाम क्या है ना? एप्पल कंपनी के द्वारा वीडियोस को एडिट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया था। उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? उस सॉफ्टवेयर का नाम है फाइनल कट प्रो। ओके, फाइनल कट प्रो उसका नाम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तभी मैंने आपको लिखवाया है, इनको आप नोट कर लेना। बाकी देखो और क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे हम इन सभी की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक टर्म आ जाती है कैड कैम की, है ना। तो कैड की फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो कैड को हम क्या बोलते हैं? ऐसे डिज़ाइन जो कंप्यूटर की हेल्प से बनाए जाते हैं, है ना। तो इनको बोल देते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैड बोल देते हैं। वहीं कैड से मिलता जुलता एक और टर्म आती है ना। अगर मैं बोल दूँ ऑटो कैड, ऑटो कैड क्या होगा? ऑटो कैड होगा जो हमारे इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट यूज़ करते हैं, है ना। ऑटो कैड बेसिकली कौन यूज़ करते हैं? जो हमारे पास इंजीनियर्स होते हैं, जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस करते हैं ना, वो यूज़ करते हैं इसको। इंजीनियर, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जो हमारे पास जो घर वगैरह बनाते हैं, जैसे आप जाते हो अपने आर्किटेक्ट के पास, आप बोलते हो कि हमें ऐसा घर चाहिए, इतने एरिया में घर चाहिए, इतने हमें कमरे चाहिए, है ना। तो वो क्या करता है? उसको कंप्यूटर के ऊपर डिज़ाइन करता है। कौन से सॉफ्टवेयर के ऊपर? वो ऑटो कैड के ऊपर वो डिज़ाइन करता है। तो इसको आप लिख लेना, आर्किटेक्ट के क्या करते हैं, वो भी क्या करता है? इसको यूज़ करता है। तो सारे पॉइंट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में ना पूछे जाते हैं। इनको भी आपने क्या करना है? नोट कर लेना है। बाकी देखो सिंपल मैं बात करूँ, अगर
ऐसा कौन सा टूल है जो कट आउट कर लेता है अनवांटेड एजेस को? तो वो कौन सा होता है? क्रॉप होता है, हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। बाकी और क्या पॉइंट है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकते हैं? जैसे मैंने बात कर लूँ कि आप क्या कर रहे हो, किसी इमेज को ना क्या कर रहे हो टोटली, मतलब क्या कर रहे हो, जो इमेज है उसको ब्लैक कर रहे हो, फिर बाद में क्या कर रहे हो उसकी जो वाइट कर रहे हो, मतलब इमेज को क्या कर रहे हो वाइट ब्लैक कर रहे हो। या फिर सिंपल मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, आप क्या करना चाहते हो? आप करना चाहते हो चेंजिंग एन इमेज टू ब्लैक। ओके, आपने क्या करना है, इमेज को ब्लैक में कन्वर्ट करना है, और क्या करना है, एंड वाइट इज, ठीक है। जैसे आपने इमेज को ब्लैक कर दिया, तो जो वाइट है वो क्या काम करेगा, वो उसमें क्या चेंज करेगा, है ना। बेसिकली अगर आपको इमेज को वाइट कर मतलब ब्लैक करना है, सिंपल बोलने का मतलब है, आपको अंडरस्टैंड करनी है चीज़। जैसे कोई चीज़ वाइट है, उसको मुझे क्या करना है, उस इमेज को, कोई इमेज मतलब वाइट है बिल्कुल ही और मुझे उसको ब्लैक करना है, तो ब्लैक करने के लिए हम क्या करते हैं, है ना, वाइट ब्लैक करने के लिए हमें वाइट की वैल्यू को जीरो करना पड़ता है। सिंपल बोलने का मतलब है ना, जब आप वाइट की वैल्यू जीरो कर दोगे, मतलब एकदम से उसकी एनर्जी बंद कर दोगे, वाइट की वैल्यू जीरो कर दोगे, तो जीरो का मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि वो कलर कौन सा बन जाएगा, ब्लैक बन जाएगा। तो ऐसा कौन सी जो हम बोल सकते हैं, ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको आपको जीरो सेट करना पड़ेगा? तो एक वैल्यू आती है आपके पास, सैचुरेशन। आपके मोबाइल फ़ोन में आती है, जब मोबाइल फ़ोन में आप कोई फ़ोटो वगैरह एडिट करते हो ना, तो वहाँ पे देखना एक वैल्यू आती है सैचुरेशन की। तो जैसे ही आप सैचुरेशन, जैसे मान लेते हैं ये आ गया एक तरफ, यहाँ पे मेरा आ गया वाइट, है ना। तो मान लेते हैं अभी मैंने वाइट मेरा ऑन था, मतलब वाइट वाइट मेरा यहाँ पे था, 100% वाइट नहीं था, क्योंकि 100% अगर वाइट होता तो मुझे कुछ दिखता ही नहीं। मान लेते हैं कि मेरा जो टेक्स्ट है वो कितना है, 59% यहाँ पे वाइट है, और मुझे क्या करना है, इस इमेज को टोटली ब्लैक करना है। अब मुझे क्या करना है, इस इमेज को टोटली ब्लैक करना है। मुझे क्या करना है, इस इमेज को ना, इस इमेज को क्या करना है, जैसे ये है ना, ये वाइट वाइट से मुझे इसको ब्लैक करना है, टोटली ब्लैक में कन्वर्ट करना है। ब्लैक में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो इसकी वाइट वैल्यू है, जो मुझे इसकी वाइट वैल्यू है जो अभी यहाँ पे 59 है, इसको मुझे कितना करना पड़ेगा, इसको मुझे ज़ीरो करना पड़ेगा। यही यहाँ पे मैं सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि जब भी आपको किसी फोटो की बेसिकली इमेज को अगर आपको ब्लैक करना है, बिल्कुल ब्लैक करना है, तो उसके लिए आपको कौन सी वैल्यू है उसको अगर ज़ीरो करना है, ज़ीरो करनी होगी अगर आपको, तो आप कौन सी करेंगे, वाइट की वैल्यू ज़ीरो कर देंगे। जैसे आप वाइट की वैल्यू ज़ीरो कर देंगे तो सारी फोटो क्या हो जाएगी, काली हो जाएगी। तो ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, तो इसको भी आपने अंडरस्टैंड करना है। बाकी देखो और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो एक मतलब अगर हम बात कर लेते हैं एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो देखो लॉसी कंप्रेशन हमने पढ़ा हुआ है। लॉसी क्या करता है, किसी भी जो साइज़ होता है फाइल की साइज़ को, उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है, साथ ही साथ क्या करता है, परमानेंटली डिस्कार्ड कर देता है सम डाटा को, है ना। क्योंकि लॉसी और लॉसलेस में मैंने आपको यही डिफरेंस बताया था। लॉसी क्या करता है, उसका मेन मोटिव होता है आपकी फाइल को छोटा करना, और लॉसलेस क्या करता है, वो ये भी ध्यान रखता है कि फाइल तो आपकी छोटी हो प्लस जो डाटा है वो कभी डिलीट ना हो। तो लॉसी बोलता है मुझे कोई लेना देना नहीं है डाटा से, मुझे क्या करना है, फाइल को सीधा ही रिड्यूस करना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि लॉसी कंप्रेशन करता है क्या है, रिड्यूस करता है फाइल साइज कैसे, तो आप बोलेंगे कि सर वो परमानेंटली डिस्कार्ड कर देता है कुछ डाटा को। तो ये कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं ना जो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करती हैं, अगर आप इनको नोट करते हैं तो ये काफ़ी हेल्प करते हैं एग्ज़ाम में। बाकी लॉसलेस का बारे में बताया ही था, ये रिड्यूस कर देती हैं फाइल साइज विदाउट लूजिंग एनी इमेज क्वालिटी। तो बस एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं, जैसे मैंने लॉसी का भी बताया और लॉसलेस का हमने पहले डिस्कस किया हुआ, बस जस्ट आपकी रिवीजन के लिए, ताकि आपको फिर से याद आ जाए कि हमने ये भी पढ़ा था। तो लॉसी में क्या होता है, देखो होता है दोनों में, फाइल साइज कम ही है। फाइल साइज क्या होता है, कम होता है, रिड्यूस होता है। इसमें भी यही होगा, इसमें भी जो हमारे पास फाइल का साइज होगा वो क्या होगा, हमारे पास कम हो जाएगा। दोनों में वही काम होगा। पर जो लॉसी है, लॉसी क्या बोलता है, लॉसी बोलता है मैं डाटा आपका परमानेंटली क्या कर दूंगा, परमानेंटली डिस्कार्ड कर दूंगा सम डाटा को, है ना, या फिर परमानेंटली डिस्कार्डिंग सम डाटा। वही जो आपका लॉसलेस है वो क्या करता है, वो बोलता है कि मैं रिड्यूस तो कर दूंगा, है ना, मैं क्या कर दूंगा,
मैं रिड्यूस तो कर दूंगा, जो आप मुझे बोल रहे हो मैं वो कर दूंगा, पर विदाउट लूजिंग एनी इमेज क्वालिटी। इमेज क्वालिटी मतलब ये बोलता है कि आपने मुझे जो काम दिया मैं उसको कर तो दूंगा, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे अगर इमेज की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा और मुझे उसका कोई डाटा डिलीट करना पड़ा तो उसके लिए मैं नहीं करूँगा, सीधी बोलने का मतलब है। वहीं लॉसी क्या बोलता है, आप मुझे दे दो, आपने जो मुझे काम दिया मैं उसको कर दूंगा। इससे क्या है, चाहे आपने मुझे सिंपल बोला कि जो आपकी फ़ोटो 1 MB की थी, एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आपकी फ़ोटो 1 MB की थी, वो लॉसी में आपकी कम से कम भी हो जाएगी, तो मान लेते हैं कि वो आपकी होगी 50 KB की। मतलब इतना कंप्रेस कर दिया फोटो की कि वो बड़ी बेकार ही होगी। पर वही अगर लॉसलेस की बात कर लेते हैं 1 MB की, इस ये क्या करेगा, ये नियर अबाउट उतना ही कन्वर्ट करेगा। मान लेते हैं इसने कर दिया इसको 500 KB की, मतलब इसने भी कंप्रेस तो किया पर इसने वहीं तक ही कंप्रेस किया जहाँ तक फ़ोटो की क्वालिटी पे या फिर जो फ़ोटो का डाटा है उस पर कोई फ़र्क ना पड़े। ये डिफरेंस होता है लॉसी और लॉसलेस के अंदर। बाकी ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। बाकी जैसे हमारे पास जो कैमरा की फ़ोटोज़ आती हैं, जैसे आप एप्पल की फ़ोटो देखते हो ना, एप्पल की फ़ोटो काफ़ी अच्छी आती हैं, तो वो फ़ोटोज़ कैसे सेव करता है, वो रॉ फ़ोटो सेव करता है। तो रॉ क्या होता है, जैसे मैं बात कर लेता हूँ रॉ। रॉ जो फ़ोटोज़ होती हैं वो किस टाइप की फ़ोटोज़ होती हैं, तो वो हमारे पास अनकम्प्रेस्ड फ़ोटो होती है। उनके अंदर कोई भी कंप्रेशन नहीं लगाया होता है, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कंप्रेशंस कौन कौन से होते हैं। मैंने फ़ोटो की कंप्रेशन आपको बताया ना, एक आप क्या पढ़ते हो, एक आप लॉसी पढ़ते हो, और एक आप क्या पढ़ते हो, लॉसलेस पढ़ते हो। पर जो रॉ फोटो होती है वो हमारी अनकम्प्रेस्ड फोटो होती है, ना तो उसके ऊपर लॉसी लगा होता है ना तो उसके ऊपर लॉसलेस लगा होता है। ये भी याद रखना है आपने। बाकी देखो और क्या क्या चीज़ें बन सकती है अगर हम बात कर लेते हैं। बाकी देखो ना, ऑडियो का देख लिया, वीडियो का देख लिया, सॉरी ऑडियो का नहीं देखा ना हमने। एक हमारे पास ना ऑडियो का भी सॉफ्टवेयर होता है। ऑडियो का सॉफ्टवेयर होता है वो भी किस टाइप का, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। उसका एग्जांपल आपने याद रखना है, उसका नाम आता है हमारे पास ओडासिटी। ओडासिटी, तो ओडासिटी इज़ अ टाइप ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हमारे जो ऑडियो फाइल्स होती है उसको हम क्या करते हैं, बेसिकली एडिट करने का काम करते हैं। अच्छा वीडियो की बात कर लेते हैं, है ना, तो वीडियो का भी काफ़ी पॉपुलर सॉफ्टवेयर आता है, इसको बोलते हैं हम OBS सॉफ्टवेयर, या फिर OBS स्टूडियो करके उसको बोलते हैं एग्जैक्टली। तो OBS स्टूडियो क्या काम करता है, ये भी बेसिकली क्या है, हमारे पास फ्री हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। प्लस ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, एक तो हम यूज़ करते हैं इसको जब हमें लाइव स्ट्रीमिंग करनी होती है ना, जैसे आप देखते हो ना यूट्यूब पे काफ़ी जो ब्लॉगर्स या फिर कोई भी होता है वो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। अगर उनके पास अपना सिस्टम है कंप्यूटर पे बैठ के, ऐसे नहीं फ़ोन पे, वो कंप्यूटर पे बैठ के, तब वो OBS स्टूडियो का यूज़ करते हैं। तो इसके अलावा OBS स्टूडियो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, अगर हमें कोई वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है। वीडियो रिकॉर्डिंग कहाँ पे, जब हम कंप्यूटर की बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जो हम फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, उसका बोलते हैं हम OBS स्टूडियो। काफ़ी पॉपुलर है, ऑडासिटी भी काफ़ी पॉपुलर है और OBS स्टूडियो भी काफ़ी पॉपुलर है। आई होप जिन्होंने नहीं, मतलब जो इतना टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है उनको नहीं पता होगा, पर ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं पर आपको ये पता होनी चाहिए। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स आते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनके भी आपने नोट कर लेना है। बाकी देखो और क्या क्या छोटे छोटे पॉइंट बन जाते हैं, जैसे DPI आता है, डॉट पर इंच जिसको बोल देते हैं। इसके अलावा पिक्सल आ जाता है ना, पिक्सल हमें पता ही है, पिक्सल या फिर जो हमारे पास रेजोल्यूशन होती है उसको हम कैसे मेज़र करते हैं, उसको हम पिक्सल में मेज़र करते हैं, है ना। तो पिक्सल क्या होता है, बेसिकली विड्थ और हाइट कितनी है। बाकी ना बात कर लेते हैं एस्पेक्ट रेशियो, है ना। एस्पेक्ट रेशियो किस में होती है, किसी भी इमेज की वो स्क्वायर में चलती है, जैसे 1:1। वहीं अगर बात कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड एस्पेक्ट रेशियो कितनी होती है, तो स्टैंडर्ड एस्पेक्ट रेशियो आपकी 16:9 होती है। जो हमारे पास ना बड़ी बड़ी स्क्रीन होती है ना, वाइड स्क्रीन होती हैं, जैसे आप लैंडस्केप में देखते हो ना, सिंपल बोलूँ तो, जब आप लैंडस्केप में कोई भी फोटो देखते हो ना या फिर यूट्यूब की वीडियो देखते हो, उसका जो रेशियो होता है वो 16:9 होता है ना। मतलब 16 क्या होगी इसकी विड्थ होगी, और 9 क्या होगी उसकी हाइट होगी। ओके, ऐसे करके क्या करते हो आप, बेसिकली जो वीडियो वगैरह उसको देखते हो, है ना। 16 क्या आ गई इसकी विड्थ आ गई, और 9 क्या आ जाएगी उस वीडियो की हाइट आ जाएगी। तो वाइड स्क्रीन का भी पूछा आता है कि व्हाट इज द एस्पेक्ट रेशियो ऑफ वाइड स्क्रीन, तो 16:9 होती है। तो ये सारे पॉइंट आते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इसी टॉपिक के, तो इनको भी अपने नोट कर लेना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग MS Excel 2019 फंक्शन ट्रंकेट अ नंबर
टू एन इंटीजर बाई रिमूविंग द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए नंबर। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ट्रंक कमांड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। बेसिकली ट्रंक हमारा एक ऐसा फंक्शन है एक्सेल के अंदर जो ये करता है ट्रंकेट कर देता है मैथमेटिकल वैल्यू, है ना। बेसिकली करता है वो, वैसे बोलते हैं ना इसको कट ऑफ करना, फिर चॉपिंग ऑफ करना किस चीज़ को, जो हमारे पास डेसिमल या फिर फ्रैक्शनल पार्ट होता है किसी भी नंबर का। ओके, और याद रखना है विदाउट अप्लाइंग एनी राउंडिंग रूल्स। सिंपली आपने याद रखना है जो हमारे पास अलग फंक्शन होते हैं ना, राउंड फंक्शन, राउंड और ट्रंकेट में यही डिफरेंस है। जो राउंड फंक्शन होता है वो क्या करता है, अगर मैं सिंपल आपको बता दूं, एक हमारे पास राउंड फंक्शन होता है और एक हमारे पास फंक्शन होता है ट्रंक फंक्शन। अब मान लेते हैं इन दोनों के अंदर मैंने वैल्यू दे दी आपको, यहाँ पे मैंने आपको वैल्यू दे दी 70.5 और यहाँ पे भी मैंने वैल्यू दे दी 70.5। अब देखो जब ट्रंक चलेगा, ट्रंक फंक्शन चलेगा, ये क्या करेगा, ये आपको वैल्यू कितनी रिटर्न करके देगा। मैंने क्या बोला है, ट्रंक फंक्शन क्या करता है, ये ट्रंकेट कर देता है नंबर को, किस में, इंटीजर, मतलब इंटीजर में बदल देता है। अभी आपको दिख रहा है ना ये हमारे पास कैसा नंबर है, ये सर हमारे पास डेसिमल नंबर है। तो डेसिमल नंबर को अगर आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो बेसिकली आप क्या करोगे, आप मतलब इन जो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आप उसी को लिखोगे, बाकी राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है उसको आप क्या कर दोगे, डिस्कार्ड कर दोगे। तो इसका आउटपुट में आंसर कितना आएगा, 70 इसका आंसर आ जाएगा जब हम ट्रंक कमांड की यूज़ करेंगे। अच्छा सर, राउंड का मतलब क्या है, राउंड क्या करता है, राउंड देखता है कि इसका नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है। राउंड क्या करते हैं, जैसे 70.5, जैसे आप बचपन में मैथ में करते थे ना, 70.5 है तो उसका राइट आंसर कितना कर देते आप, 71 कर देते थे, है ना। तो 71 करने का मतलब है कि आप उसको उसके नियरेस्ट इंटीजर के पास लेके चलेंगे। या फिर अगर मैं वैसे ना बोलूँ तो सिंपल मैं अगर ऐसे बोल सकता हूँ, अगर आपको फिर थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है तो ऐसे कर लो, अगर यहाँ पे 70.8 है, अब आप मुझे बताओ 70.8 का कितना आएगा, ऑब्वियसली सिर्फ राउंड करके ये 71 ही हम इसको कंसीडर करेंगे। तो ये डिफरेंस होता है राउंड और ट्रंकेट में। ट्रंकेट क्या करता है, जो भी डेसिमल वैल्यू होती है ना, मतलब जो भी डेसिमल वैल्यू होती है उसको वो डिस्कार्ड कर देता है। जैसे यहाँ पे इसने क्या डिस्कार्ड कर दिया, यहाँ पे इसने 0.5 को डिस्कार्ड कर दिया, और जो भी इसकी इंटीजर वैल्यू थी, जैसे 70 इसकी इंटीजर वैल्यू थी, तो 70 इसने यहाँ पे आउटपुट में दिखा दी। बस ये आपने याद रखना है, ट्रंकेट और राउंड में ये डिफरेंस होता है, और इसके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में ना। तो इसको भी आपने क्या कर लेना है, नोट कर लेना है ना। बाकी देखो ट्रिम फंक्शन है, तो ट्रिम क्या करता है, अगर आपको कोई एक्स्ट्रा स्पेस हटाने है उसके लिए आप ट्रिम फंक्शन का यूज़ करते हो। ठीक है, तो ट्रिम आपने नोट कर लेना है। सिंपल इसको ऐसे नोट कर सकते हो, ट्रिम को ये करता है रिमूव कर देता है। रिमूव किस चीज़ को करता है, एक्स्ट्रा, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो अनवांटेड स्पेसेस को। उसके लिए आप किसका यूज़ करते हो, ट्रिम फंक्शन का यूज़ करते हो, है ना। ट्रंक तो हमने देख ही लिया, बाकी डिलीट और कट ऐसे कोई फंक्शन नहीं होते हमारे पास। अच्छा, सिंपल राउंड फंक्शन हमने देख ही लिया, ऐसा कौन सा फंक्शन होता है जो राउंड कर देता है किसी भी नंबर को उसके नियरेस्ट इंटीजर में, तो वो आपको पता ही है, राउंड फंक्शन हम उसके टाइम पे यूज़ करते हैं। अच्छा, एक फंक्शन आता है हमारे पास इंट फंक्शन, है ना। एक हमारे पास एक फंक्शन आता है, राउंड तो हमने देख लिया, एक हमारे पास ना INT फंक्शन आता है, इंट फंक्शन भी आता है। तो इंट फंक्शन और जो हमारे पास ट्रंकेट फंक्शन है, इस दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो इंट क्या करता है, ये राउंड करता है किसको, राउंड कर देता है नेगेटिव नंबर को टू द नियरेस्ट इंटीजर, है ना। और ट्रंक क्या करता है, ट्रंक बेसिकली जस्ट कट कर देता है डेसिमल को ना। बेसिकली जो ही मैं वही आपको मैंने बताया, इंट क्या करता है उसको नियरेस्ट नेगेटिव नंबर में कन्वर्ट कर देता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने एक नंबर ले लिया -70.2, किसमें, इंट के अंदर। तो ये करेगा, ये उसके नियरेस्ट जो नेगेटिव वैल्यू होगी कितनी आएगी, ऑब्वियसली 70 आएगी। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा, 70 आएगा। वहीं अगर ट्रंकेट में हम इसको यूज़ करें, ट्रंकेट में इसको यूज़ करें -72 पॉइंट, तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली उसको ट्रंक करने का काम करेगा। तो इसमें भी कितना आएगा राइट आंसर, 70 आएगा, क्योंकि इसको कोई लेना देना नहीं आगे 2 आएगी कितना है। और वहीं अगर इंट की बात कर लेते हैं तो मान लेते हैं यहाँ पे 70.8 हो जाता है ना। तो 70.8, तो मतलब क्या कर देता उसको, वो नियरेस्ट उसकी वैल्यू में कर देता। तो नियरेस्ट वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ पे, -71।
ऐसे करके वो उसको नेगेटिव नंबर को कन्वर्ट कर देता। बट रंग क्या करता, वो सिंपल उसको बेसिकली कट कर देता, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बचती है उसको वहाँ पे प्रिंट कर देता। बस ये काम करता है ये। बाकी देखो मोड फंक्शन आपके लिए काफ़ी बार हमने पढ़ा हुआ है, तो मोड फंक्शन क्या काम करता है, एक हमने फंक्शन पढ़ा हुआ है मोड फंक्शन। तो मोड फंक्शन क्या काम करता है सर, जब भी हमें बेसिकली कोई भी रिमाइंडर चाहिए होता है ना, तब हम किसका यूज़ करते हैं, मोड फंक्शन का। तो ये करता है, इट रिटर्न्स, किस चीज़ को रिटर्न करता है, ये रिमाइंडर। जो हमारे पास शेषफल होता है उसको कौन रिटर्न फंक्शन करता है, मोड फंक्शन उसको रिटर्न करता है। बाकी सम हमने क्वेश्चन मतलब फंक्शन पढ़ा हुआ है। सम क्या करता है, अगर आपको किसी रेंज के अंदर कोई डाटा को वैल्यू को प्लस करना है तो उसके लिए आप सम फंक्शन का यूज़ करते हो। वहीं एवरेज हमने पढ़ा हुआ है। एवरेज क्या करता है, किसी भी वैल्यूज़ की एवरेज निकालने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, है ना। तो जो एग्ज़ाम पूछा आता है काउंट फंक्शन, तो काउंट फंक्शन क्या काम करता है, जब आपको काउंट करने होते हैं नंबर ऑफ सेल, है ना, बेसिकली ऐसे सेल जहाँ पे क्या है, कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, बस इतना याद रखना है। ऐसे सेल है जहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू है, न्यूमेरिक ओनली कर देता हूँ मैं, है ना, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू है, उसको अगर काउंट करना होगा तो उसके लिए हम काउंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। अच्छा, इससे मिलता जुलता एक और पूछा आता है, इसको बोलते हैं हम काउंटा। तो काउंटा फंक्शन क्या काम करता है, तो काउंटा काम करता है जहाँ पे आपको काउंट करने हैं किस चीज़ को, नंबर ऑफ सेल दैट आर नॉन एम्प्टी। सिंपल बोलने का मतलब है ऐसे सेल जो क्या होंगे, नॉन एम्प्टी। अब देखो नॉन एम्प्टी का मतलब क्या हुआ, नॉन एम्प्टी अगर मैं वैसे नॉर्मली बोलूँ तो ऐसे सेल जो क्या होंगे, भरे होंगे। किससे भरे होंगे, किसी ना किसी वैल्यू से, है ना, भरे होंगे किसी ना किसी वैल्यू से। तो सर वैल्यू कौन कौन सी होती है, तो यहाँ पे वैल्यू आपकी टेक्स्ट भी आ जाती है और साथ में साथ आपकी न्यूमेरिक वैल्यू भी आ जाती है। समझ आ गया। देखो काउंट क्या करेगा, काउंट सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को ही काउंट करेगा, पर जो काउंटा है वो नॉन एम्प्टी सेल को क्या करेगा, काउंट करेगा। मतलब ऐसे सेल जिनमें कोई ना कोई वैल्यू तो है पड़ी हुई, चाहे वो टेक्स्ट है चाहे वो नंबर है, उनको भी वो क्या करेगा, काउंट करके रिटर्न करके आपको बताने का काम करता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी देखो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जो हमें लार्जेस्ट वैल्यू देने का काम करता है। मान लेते मैंने आपको एक रेंज दे दी, मैंने दे दिया 10, 20, 30, 90, 110, है ना, फिर यहाँ मैंने दे 120, ऐसे करके मैंने आपको एक रेंज दे दी। इस रेंज के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, उसके लिए हम मैक्स फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब मैक्स फंक्शन की हम बेसिकली यहाँ पे रेंज दे देते हैं, मान लेते हैं A1 से लेकर A9 तक मैंने आपको रेंज दे दी। तो A1 ये आ गया, A2 ये आ गया, A3, A4, A5, A6, यहाँ पे A6 कर देता हूँ। A1 से A6 तक हमारे पास ये डाटा है, A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6। अब बताओ मुझे सबसे बड़ा कौन सा है, 120। तो आउटपुट में कितना आएगा, यहाँ पे 120 मुझे रिटर्न होके मिलेगा। तो ऐसे करके जो चीज़ें होती हैं, अलग अलग फंक्शन होते हैं, वो वर्क करते हैं। वहीं अगर आपको मैक्सिमम का उल्टा देखना है, मिनिमम देखना है ना, तो मिनिमम अगर आप कर लेते हो A1 से लेकर A6, तो कितना आएगा आपके पास, सबसे छोटा कौन सा है, यहाँ पे 2 है, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2 राइट आंसर आ जाएगा। तो सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी जाती हैं। बाकी देखो और एक चीज़ आती है, एक फंक्शन पूछा आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं लेन फंक्शन। एक फंक्शन का नाम आता है हमारे पास LEN फंक्शन। बाकी इसके अलावा भी काफ़ी फंक्शन है, जैसे हम डिस्कस करते रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लैरिफाई होती रहेंगी। एक फंक्शन आता है लेन फंक्शन। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली रिटर्न करता है, किस चीज़ को रिटर्न करता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे आप कैरेक्टर्स कर लेना क्योंकि एक से ज़्यादा होता है ना। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैंने कर दिया LEN, लेन फंक्शन के अंदर मैंने वैल्यू पास कर दी, सपोज कर लेते हैं मैंने दे दिया यहाँ पे हेलो, मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो। मुझे अब खुद बताओ इसकी आउटपुट कितनी आनी चाहिए। अब सर यहाँ पे कितने कैरेक्टर हैं, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, तो आउटपुट में कितना आएगा 5, है ना। वही लिखा है, ये करता है, रिटर्न करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। तो कितने कैरेक्टर हैं यहाँ पे हमारे पास, इस स्ट्रिंग के अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास कितने कैरेक्टर हैं सर, 5 हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टर है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। बाकी देखो वी लुकअप, एच लुकअप हमने सारे डिस्कस किए हुए हैं, तो वी लुकअप हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है मेरे पास, वी लुकअप एक ऐसा फंक्शन है जो क्या काम करता है, बेसिकली ये हमें लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ अ टेबल और रिटर्न कर देता है
द वैल्यू इन द सेम रो, है ना। बेसिकली क्या करता है, वर्टिकली सर्च करता है और जो भी वैल्यूज़ को मैच हो जाती है उसको आपको वो रिटर्न करने का काम करता है। या फिर सिंपल आप इसको नोट करना होगा तो आप ऐसे नोट कर सकते हैं कि सर इट इज़ अ फंक्शन या फिर इट इज़ अ टाइप ऑफ फंक्शन, इट इज़ अ टाइप, मैं फंक्शन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इस पूरा लिख लेना। इट इज़ अ टाइप ऑफ फंक्शन लुक्स फॉर, जो करता है देखता है, किस चीज़ को देखता है, अ वैल्यू, कहाँ से देखता है, इन द लेफ्ट मोस्ट, इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम। ओके, जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम होता है वहाँ पे वो क्या करता है, वैल्यूज़ को चेक करता है, किसके, ऑफ अ टेबल। उसके बाद क्या करता है, फिर सर वो हमें रिटर्न करता है, किस चीज़ को रिटर्न करता है हमें, अ वैल्यू इन अ सेम रो, अ वैल्यू इन अ सेम रो। वो कौन सा फंक्शन आता है, वो हमारा वी लुकअप फंक्शन आता है। इसका उल्टा कौन सा बन जाता है, इसका उल्टा हमारे पास बन जाता है एच लुकअप। एच लुकअप क्या करता है, सर्च करता है वैल्यू को कहाँ पे, टॉप रो ऑफ अ टेबल, है ना। जैसे यहाँ पे वी लुकअप क्या करता है, ये डाटा ढूंढता है पर कॉलम में ढूंढता है। वही जो हमारे पास एच लुकअप आता है वो क्या करता है, डाटा तो ढूंढता है पर वो डाटा रो में ढूंढता है। तो अलग अलग फंक्शंस हैं, अलग अलग मैकेनिज्म है। अगर आपको किसी कॉलम में डाटा ढूंढना है तो आप वी लुकअप का यूज़ करेंगे, अगर आपको किसी रो के अंदर डाटा ढूंढना है तब आप एच लुकअप का यूज़ करेंगे, है ना। तो अलग अलग फंक्शंस हैं, अलग अलग मैकेनिज्म में हम इनको यूज़ करते हैं। बाकी और क्या चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं, जैसे टुडे फंक्शन आता है एक, है ना। टुडे फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है, एक ऐसा फंक्शन है जो क्या करता है, हमें रिटर्न कर देता है करंट डेट, आज की कितनी तारीख है वो हमें बताने का काम करता है टुडे। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं, ऐसा कौन सा फंक्शन है जो क्या करता है, हमें डेट भी देता है प्लस अलॉन्ग विद हमें टाइम भी देता है। डेट और टाइम देने के लिए हम किस फंक्शन का यूज़ करते हैं, नाउ फंक्शन का यूज़ करते हैं, है ना। अगर सिंपल बोल लूँ कि एक क्वेश्चन पूछा गया था एक्सेल में ना, जो मैथमेटिकल ऑर्डर होते हैं ऑपरेशन के, वो कौन से रूल को फॉलो करता है। तो मेरे पास एक्सेल है ना, जैसे मैथ्स में पढ़ते हैं ना बॉडमास ये रूल वगैरह पढ़ते हैं, तो एक्सेल में भी ना एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा मैथमेटिकल ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है जो एक्सेल फॉलो करता है। एक्सेल क्या करता है बेसिकली, कौन सा मैथमेटिकल ऑर्डर फॉलो करता है। ऑर्डर बोलो या फिर ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस लिख लो इसको आप। ऐसे कौन से मैथमेटिकल ऑर्डर या फिर ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस को वो क्या करता है, फॉलो करता है। अब देखो ये क्वेश्चन होता है एज पर एग्जामिनर की डिमांड। अब एग्जामिनर क्या चाहता है, यहाँ पे दो ऑप्शन आपने नोट करने हैं, मतलब दो आंसर हैं इसके, एक आंसर नहीं आता है इसका। एक तो वहाँ पे बोर्डमास राइट आंसर आ जाता है, अगर बोर्डमास नहीं दिया होगा तो वहाँ पे हम लिखना है पेमदास। ठीक है, तो इन दोनों के क्या करता है, वो फॉलो करता है। अब आपका सिंपल सा होमवर्क रहेगा, व्हाट इज PEMDES। बोर्डमास तो सभी को पता है, इसका ये आप मुझे क्या करेंगे, होमवर्क रहेगा आपका नंबर 1 ये, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो छोटे पॉइंट है पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी देखो एक्सेल के और क्या क्वेश्चन है जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं, है ना। तो एग्जामिनर के काफ़ी जो फेवरेट क्वेश्चन होते हैं जैसे हम बोल सकते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा, सिंपल आपसे क्वेश्चन बोलूँ, एक मैंने आपको एरर दे दिया, #DIV डिवाइड बाई 0 और यहाँ पे मैंने कर दिया सेमी कॉलन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है सर आप क्या कर रहे हो कि जो फॉर्मूला है वो अटेम्प्ट कर रहा है किसी नंबर को 0 से डिवाइड करने का, है ना। जैसे मान लेते हैं मैंने एक फॉर्मूला लगाया, उसमें कितना आएगा 221 डिवाइड बाई 0। जब भी एक्सेल में इस टाइप की कोई कैलकुलेशन परफॉर्म होती है तो वहाँ पे एक एरर आता है, उस एरर को हम क्या बोलते हैं, #डिवाइडेड बाई 0। तो इसको आप नोट कर सकते हो कि बेसिकली यह करता है द फॉर्मूला, जो हमारे पास फॉर्मूला हमने इम्प्लीमेंट किया होता है वो क्या करता है, अटेम्प्टिंग इज अटेम्प्टिंग किस चीज़ का अटेम्प्ट कर रहा है वो, अटेम्प्टिंग टू डिवाइड बाई 0, है ना। कि वो क्या कर रहा है 0 से
डिवाइड करने की ट्राई कर रहा है, तब उस टाइम पे ये एरर आता है। अच्छा सर, एक और एरर हमने काफ़ी बार पढ़ा हुआ है, उस एरर का नाम क्या है? एक आता है हमारे पास हैश वैल्यू। ओके, हैश वैल्यू लास्ट में आ जाता है सेमी कोलन। तो इसका मतलब क्या हुआ? हैश वैल्यू वाले का क्या मतलब हुआ बेटा? इसका मतलब होता है कि जो आपने बेसिकली जो आर्गुमेंट है या फिर जो आपकी वैल्यू है वो आपने गलत डाली हुई है ना? तो गलत कैसे हो सकती है? जैसे मैं बोलूँ आपको क्या करना है, आपको करना है 2+ABC। अब आप यहाँ पे क्या सर, ये तो 2 ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू है। दूसरी क्या है सर? ये तो मेरे पास टेक्स्ट वैल्यू है। एक हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू है, दूसरी हमारे पास टेक्स्ट वैल्यू है। अब मैं इन दोनों का क्या कर रहा हूँ? मैं इन दोनों को प्लस कर रहा हूँ। तो इस टाइप पे कौन सा एरर आएगा? इस टाइम पे हमें एरर दिखाई देगा वैल्यू का एरर, है ना? इसका मतलब क्या है? इसको आप ऐसे नोट कर सकते हो, ये एरर हमें कब देखने को मिलेगा? जब हम क्या करेंगे, रॉन्ग टाइप को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, या फिर रॉन्ग टाइप ऑफ आर्गूमेंट। देखो, आर्गूमेंट बोल लो या फिर वैल्यू बोल लो या फिर ऑपरेंड बोल लो, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, तीनों नोट कर लो, है ना? तो रॉन्ग टाइप ऑफ जब आर्गूमेंट, वैल्यू या फिर ऑपरेंड को हम क्या कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, है ना? ऑब्वियसली किस में यूज़ कर रहे होते हैं? जब हम दो वैल्यूज़ को जब हम प्लस कर रहे हैं या फिर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं ना, एक वैल्यू न्यूमेरिकल है, दूसरी वैल्यू कुछ और वैल्यू है ना? तब उस टाइम पे कौन सा एरर आता है हमारे पास? ये वाला हैश वैल्यू वाला एरर हमारे पास आता है। अच्छा, एक और एरर आता है जो काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट बन जाता है, उसमें तो सारे हैश ही होते हैं, उसमें तो कुछ होता ही नहीं है। एरर तो नहीं बोल सकते हैं उसको, जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए बताने का मतलब है। एक ऐसे करके भी आता है जहाँ पे चारों के चारों क्या होते हैं, हैश होते हैं। तो ये आपको कब देखने को मिलता है? ये सर हमें देखने में मिलता है सेल के अंदर, पर कब देखने को मिलता है? क्वेश्चन तो ये है। देखने को तो आपको मिलता है, पर कब देखने को मिलता है? ये तब मिलता है जब हमारा जो कॉलम होता है, कॉलम इज नॉट वाइड, मतलब इतना बड़ा नहीं होता है, ठीक है, टू डिस्प्ले द नंबर, है ना? ये याद रखना है किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट आता है, कि जब आपको कोई नंबर विजिबल नहीं हो रहा होता है, इतना बड़ा नंबर होता है, तब उसकी जगह आपको क्या देखने को मिलता है? हैश हैश देखने को मिलता है। एग्जाम्पल लेना हो तो आप ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हो, सिंपल सा। ये आपका एक्सेल की शीट आ गई, मान लेते हैं यहाँ पे मैंने एक नंबर डाल दिया था, मोबाइल नंबर, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डाल दिया मैंने 98143, ऐसे करके मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया, 5 नंबर का डाल दिया, सपोज कर लेते हैं। अभी तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना? पर मैंने क्या किया, जैसे मैंने इस सेल का साइज़ छोटा कर दिया। मान लेते हैं अभी मेरा ये यहाँ पे था ना, ये इसको मैं थोड़ा रेड कर देता हूँ, ठीक है। अभी मेरा ये सेल इतना था, ठीक है, मेरा कॉलम इतना था। अब मैंने क्या किया, इस कॉलम का साइज़ और छोटा कर दिया। छोटा करने का मतलब है कि ये पहले यहाँ पे था, अब ये यहाँ से यहाँ पे हो गया, इतना छोटा कर दिया मैंने इसको। जैसे मैंने इसको छोटा कर दिया, तो यहाँ पे मुझे क्या देखने देखने को मिलेगा? इसके बाद आपकी आउटपुट कैसी आएगी? इसके बाद बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी, जहाँ पे जो ये वैल्यू थी उसी का क्या आ जाएगा यहाँ पे? हैश 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 हैश। क्यों आ जाएगा? इसलिए आ जाएगा क्योंकि जहाँ पे पहले इतनी बड़ी जगह थी, जहाँ पे मेरा पूरा नंबर दिख रहा था, पर अब मैंने क्या किया, मैंने अपना कॉलम का साइज छोटा कर दिया, है ना? दिख रहा है ना? यहाँ पे क्या किया, कॉलम का साइज छोटा कर दिया। तो जैसे मैंने साइज छोटा किया, तो मेरा इतना नंबर, बड़ा नंबर था, वो पूरा दिख नहीं रहा था, नहीं दिख रहा था। तो उस टाइम पे एक्सेल ने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? ऑटोमेटिकली इसने हैश हैश में कन्वर्ट कर दिया, है ना? अब ये ऑटोमेटिकली जैसे मैं इसका कॉलम साइज फिर से बढ़ा दूंगा ना, तो ऑटोमेटिकली मुझे वो नंबर दिख जाएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हैश आते कब हैं, ये 4। बाकी देखो और क्या चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी आती हैं, कि ऐसा कौन सा फीचर है जो ऑटोमेटिकली ना फिल कर देता है डाटा को। तो काफ़ी जो जो यूज़ करते हैं ना एक्सेल को डेली, वो तो उसको हमेशा इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर यूज़ करते हैं। ऐसा कौन सा फीचर है? एक्सेल के अंदर एक फीचर आता है जहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ऑटोमेटिकली फिल कर देते हैं। ऑटोमेटिकली कर देते हैं, फिल कर देते हैं। किस चीज़ को फिल कर देते हैं? डाटा को। अब डाटा किस वे में फिल करते हैं? डाटा हम कॉलम में फिल करते हैं। देखो, सारे कीवर्ड मैं आपको तभी बताता हूँ तो कि आपको अंडरस्टैंड हो जाए टॉपिक को, कि मैं किस बारे में बता रहा हूँ। एक्सेल के अंदर आपको ऑटोमेटिकली फिल करना है, तो डाटा कैसे फिल करना है? कॉलम की वे में फिल करना है, कि पहले आपका डाटा ये आ गया, 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर आप चाहते हो अगला 3 आ जाए, फिर अगला 4 5 ऐसे आ जाए, तो ऑटोमेटिकली वो डाटा क्या हो जाए, फिल हो जाए। या फिर आपने क्या करना है, आपके पास सिंपल बोलूँ कि अगर आपको कुछ और भी चीज़ करनी है, जैसे आप
कोई फार्मूला आपने इम्प्लीमेंट किया हो, अगर आप चाहते हो वही फार्मूला है कि बाकी सभी डाटा के साथ भी ऑटोमेटिकली एक तरीके से कैलकुलेट होके आ जाए, तो उस टाइम पे हम ऑटो फिल का यूज़ करते हैं। तो इस फीचर का नाम आता है आपके पास ऑटो फिल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है जो एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। बाकी देखो और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, जैसे टाइप ऑफ, मैंने आपको रेफरेंसेस बताए थे, है ना, कितने टाइप के रेफरेंसेस होते हैं। एक हमारे पास नॉर्मल होता है, एक हमारे पास एब्सोल्यूट होता है ना, एक हमारे पास मिक्स्ड आ जाता है। तो हमने सारे ये रेफरेंसेस भी डील किए हुए हैं। बाकी देखो रिलेटिव रेफरेंस आपको पता ही है, एग्जांपल अगर बात कर लेते हैं, जो रिलेटिव या फिर जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं, तो वो A1 आता है ना, इसमें रो एंड बेसिकली कॉलम एंड रो आता है। हमेशा याद रखना है नेम ऑफ कॉलम पहले आता है, नेम ऑफ कॉलम ना हमेशा पहले आता है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, नेम ऑफ रो, नेम ऑफ रो, ये आपने याद रखना है हमेशा। बाकी जब भी हमें कोई एब्सोल्यूट एड्रेस बनाना होता है, तो उसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, हम डॉलर सिंबल का यूज़ करते हैं। सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं जस्ट आपकी रिवीजन के लिए। बाकी और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, जैसे एक फंक्शन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शायद हमने पहले डिस्कस नहीं किया हुआ है, इसको नोट कर सकते हो आप। एक फंक्शन आता है क्लीन, अगर किया होगा तो आप कमेंट कर देना, अगर नहीं किया होगा तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो क्लीन फंक्शन काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया है। ऐसा कौन सा फंक्शन है जो रिमूव कर देता है ऑल नॉन प्रिंटेबल करेक्टर, है ना, जो प्रिंट मुझे नहीं चाहिए, मुझे मतलब जो भी नॉन प्रिंटेबल करेक्टर है, मुझे अगर उसको हटाना है किससे, हमारे मेरे टेक्स्ट से, तो उसको रिमूव करने के लिए हम किस फंक्शन का यूज़ करते हैं, क्लीन फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो सिंपल आप ऐसे लिख सकते हो, ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो क्या करता है, रिमूव कर देता है किस चीज़ को, ऑल नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स। देखो कहाँ से वो रिमूव करेगा, सर किसी ना किसी टेक्स्ट से वो रिमूव करेगा, है ना, क्योंकि मेन क्या फंडा है, हमें तो किसी टेक्स्ट से किसी डाटा को रिमूव करना है ना। तो किस टाइप का डाटा है कि जो प्रिंट नहीं होता है कैरेक्टर, मुझे अगर उनको हटाना है, तो उनको हटाने के लिए हम कौन से फंक्शन का यूज़ करते हैं, उनको हटाने के लिए हम क्लीन फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बाकी देखो अगर सिंपल आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, अगर आपको देखना होगा ऐसा कौन सा फंक्शन है जो आपको बताता है कि किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लेफ्ट हैंड साइड कितने कैरेक्टर हैं, है ना, तो उसके लिए आप किसका फंक्शन यूज़ करोगे, लेफ्ट फंक्शन का यूज़ करोगे। सिंपल बोलने का मतलब है, एक फंक्शन आता है हमारे पास लेफ्ट फंक्शन। तो लेफ्ट फंक्शन क्या करता है, ये हमें बताने का काम करता है कि जो हमारे पास गिवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं लेफ्ट साइड ऑफ स्ट्रिंग वो कितने हैं, है ना। जैसे क्या करता है, गिवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ स्ट्रिंग, इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं, लेफ्ट फंक्शन का हम यूज़ करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बोल दूँ, यहाँ पे आ गया मेरा हेलो और यहाँ पे आ गया मेरा वर्ड, पर मैंने सिंपल बोला कि मुझे बताओ कि वर्ड के लेफ्ट हैंड साइड पे कितने करेक्टर हैं, तो उसके लिए हमें कौन सा फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, लेफ्ट फंक्शन हमें यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो छोटे छोटे पॉइंट है पर एग्जाम में ही पूछे जाते हैं, तो उनको भी आपने नोट करना है। बाकी अपर केस लोअर केस पता है, अपर केस हम यूज़ करते हैं जब हमें डाटा को अपर करना होता है, लोअर केस जब हमें डाटा को लोअर में कन्वर्ट करना होता है। तो सारे क्वेश्चन ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको भी आप क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। बाकी देखो कुछ शॉर्टकट कमांड थी जो इंपॉर्टेंट थी और मैंने आपको बताया था वो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो एक मैंने आपको बताई थी, एक मैंने बताई थी जब आपको कि एक नई वर्कशीट ऐड करनी है, ठीक है, ऐड क्या करनी है आपको, न्यू वर्कशीट। उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं Shift+F11 का, ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने आपको बताई ये। इसके अलावा और क्या चीज़ें बन जाती हैं, अगर आपको सेल एडिट करना होता है F2 का यूज़ करते हो, है ना। वहीं आपका जो F1 होता है, F1 हम किसके लिए यूज़ करते हैं, हेल्प के लिए हम यूज़ करते हैं, हेल्प विंडो के लिए। वहीं अगर बात कर लेते हैं कैसा, सिंपल बोलूँ कैसा, कौन सी एक्सटेंशन है, क्योंकि हमने टाइप ऑफ एक्सटेंशन भी पढ़ी हैं, तो मैं आपको बोलूँ कि मुझे एक एक्सटेंशन के बारे में बताओ, ऐसी कौन सी हमारी एक्सटेंशन है जो क्या करती है, जो बेसिकली माइक्रो इनेबल्ड वर्कबुक बताने का काम करती है, माइक्रो इनेबल्ड वर्कबुक बताने का काम करती है। तो आप बोलेंगे कि सर ये एक्सटेंशन कौन सी आती है, तो ये हमारे पास आती है
डॉट एस एल एस और लास्ट में आती है एम, ठीक है। एम स्टैंड फॉर मैक्रो इनेबल्ड, जो हमारे पास लास्ट में एम आता है ना, ये होता है हमारा मैक्रो इनेबल्ड का। तो छोटे पॉइंट है पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी देखो मैंने आपको एक फीचर के बारे में बताया था कि ऐसा कौन सा फीचर है जो लॉक कर देता है रो या फिर कॉलम को, ताकि अगर हम उसको स्क्रॉल करें तब भी वो हमें उसका जो डाटा है वो दिखता रहे। तो वो हमारे पास आता है फ्रीज पैन ना। तो फ्रीज पैन के अंदर हम रोज भी फ्रीज कर सकते हैं और कॉलम को भी फ्रीज कर सकते हैं। तो जिनको नहीं पता है वो काइंडली नोट कर लेंगे कि ये सारे प्रैक्टिकल चीज़ें हैं और यहीं से ना एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुट करता है। एक हमारे पास फीचर होता है एक्सेल के अंदर, एक्सेल के अंदर एक फीचर होता है, उस फीचर का नाम आता है हमारे पास फ्रीज पैन। फ्रीज पैन काम क्या करता है, ये बेसिकली एक ऐसा फीचर होता है जो क्या करता है, लॉक कर देता है किस चीज़ को, लॉक कर देता है रोज को या फिर हमारे कॉलम्स को, है ना। जब हम किसी रो या कॉलम को लॉक कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, इससे हमें फ़ायदा होता है कि हम क्या कर सकते हैं, वी स्टिल रिमेन विजिबल, या फिर इसको ना इट कर लो यहाँ पे ना, आपको ठीक रहेगा नोट करने में, है ना। यहाँ पे फ्रीज में क्या करता है, लॉक कर देता है रोज एंड कॉलम को टू स्टिल रिमेन विजिबल वाइल स्क्रॉलिंग। ओके, तो स्क्रॉलिंग के टाइम पे जो आपने लॉक एक बार कर दिया है, जो कॉलम है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, बाकी डाटा चेंज होता रहेगा। हाँ, सिंपल बोलने का मतलब जैसे आपकी एक्सेल की शीट आ गई, तो मान लेते हैं आपने फर्स्ट रो क्या कर दी, फ्रीज कर दी, है ना। यहाँ पे सीरियल नंबर कर दिया आपने फ्रीज, यहाँ पे नेम आपने फ्रीज कर दिया, है ना, यहाँ पे एड्रेस आपने फ्रीज कर दिया। तो आपको पहले ऐसे दिख रहा होगा 1 2 3 4 5, है ना। और ये क्या है, यहाँ पे ये फ्रीज है, मतलब ये जो कॉलम, ये जो रो है वो वैसी की वैसी रहेगी, आप चाहे आप नीचे भी स्क्रॉल कर दो। अब मैंने क्या किया, मान लेते हैं मैंने नीचे स्क्रॉल कर दिया, जैसे मैंने नीचे स्क्रॉल किया तो अब आपको पता है जैसे सर आपने नीचे स्क्रॉल किया, सीरियल नंबर तो वही वैसा ही रहेगा, नेम भी वैसे रहेगा, क्योंकि हमने इसको लॉक करके रखा हुआ है कि ये नहीं चेंज होना चाहिए, बाकी जो मर्जी चेंज हो जाए। तो ये तो वैसे का वैसे रहा, पर जहाँ पे मुझे नंबरिंग पहले 1 2 3 दिख रही थी ना, अब वो नंबरिंग ऊपर चली गई होगी 1 2 3 वाली, अब मुझे यहाँ पे दिख रही है 5 6 7, अगले नंबर मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते 5वें नंबर पे कोई और पर्सन था, ABC नाम का पर्सन था, और जो पहले पे था वो XYZ था, और जो यहाँ पे मान लें ये 5वें वाला ये आगे ABC था। ठीक है, तो जो चार, ये जो चार रोज थी वो कहाँ चलेगी, वो ऊपर चलेगी, स्क्रॉल होगी वो। इसमें नीचे गया तो मुझे बोलने का मतलब है कि जो फर्स्ट रो है वो क्या है, मेरी फ्रीज हो गई है, इसके जो अगले का डाटा है वो तो मैं वैसे देख सकता हूँ, है ना। तो ऐसे करके जो फ्रीजिंग पैन होता है वो वर्क करता है कि फर्स्ट रो हमने फ्रीज कर दी, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम स्क्रॉल कर सकते हैं इजीली, मतलब जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन देखनी है कि कौन से सीरियल नंबर पे किस पर्सन का क्या नाम है, उसका एड्रेस क्या है, उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रीज पैन का यूज़ करते हैं। तो फ्रीज पैन की हेल्प से आप रो को भी फ्रीज कर सकते हो और कॉलम को भी फ्रीज कर सकते हो। तो सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो काइंडली आप इन सभी को नोट कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेते हैं। बाकी जो आपके लिए एक सिंपल सा होमवर्क दिया है, काइंडली आप उनको भी नीचे कमेंट करके मुझे बता दें। बाकी इसके अलावा आपको क्लासेस वगैरह कैसी लग रही हैं, तो काइंडली इसके बारे में थोड़ा बहुत फीडबैक देते रहा करो। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।